नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास फिर से दो वर्कशीट आई हैं। ठीक है, ये वाली है वर्कशीट नंबर 164A। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका है। इसके साथ 164B भी आई है जो हमारी ईवीएस की होगी। तो पहले हम ये हिंदी की कर लेते हैं जो कि हमारी 8 फरवरी 2021 की है। इधर बच्चे अपने क्लास का सेक्शन, यहाँ अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से अपनी हिंदी के पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ मुफ्त से ये वर्कशीट करने वाले हैं। अगर आपने ये पाठ नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस पाठ को पहले ज़रूर पढ़ें। उसी के बाद आप ये वर्कशीट करना शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। नमस्कार, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। पिछली कार्यपत्रिका में आपने भीखू भाई की नारियल को मुफ्त में पाने की यात्रा के बारे में जाना। आज हम पाठ का और अधिक अभ्यास करेंगे तथा पाठ से कुछ नया भी सीखेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 में क्या लिखा है देख लेते हैं। पाठ से लिए गए इस अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए व नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर पाठ से एक अनुच्छेद दिया हुआ है, ठीक है, इसी के हिसाब से नीचे प्रश्न पूछे हैं, तो इसी में से हम ये आंसर निकालेंगे। देखिए क्या लिखा है कि भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना। यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहां नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच, जितना चाहूं ले लूं। भीखू भाई तो खुशी से फूले ना समाये। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। तो ये भीखू भाई ने कहा था। आइए इन प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भीखू भाई ने क्यों कहा कि मेरा यहाँ आना बेकार नहीं गया। ठीक है, तो ये भीखू भाई ने जो हमारा आखिरी वाक्य था, ऐसा क्यों कहा था उसने, क्यों, क्योंकि वो इतनी दूर चलकर आया था तो आखिरकार उसे जो नारियल है वो मुफ्त में मिल गए। तो यही हम अपने आंसर में लिखेंगे। ये देखिए इस तरीके से कि भीखू भाई ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह बगीचे से जितने चाहे उतने नारियल ले सकता था, वो भी मुफ्त में। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा ख में पूछा हुआ है कि भीखू भाई इतने खुश क्यों हुए, क्योंकि उसे नारियल मुफ्त में मिल गया था, सीधी सी बात है। तो ये हम अपने आंसर में लिखेंगे कि भीखू भाई इतने खुश इसलिए हुए क्योंकि उन्हें नारियल मुफ्त में मिल रहे थे। ठीक है, तो ये आप अपने आंसर में लिखेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। फिर वो पूछ रहा है कि भीखू भाई मुफ्त में क्या लेना चाहते थे। तो सीधी सी बात है, वो क्या लेना चाहते थे, नारियल। तो ये आप अपने आंसर में लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, इस पंक्ति में आए गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो आगे एक लाइन लिखी है, उसमें कुछ शब्द गहरे रंग के हैं, उन पर हमें ध्यान देना है। भीखू भाई तो खुशी से फूले ना समाये। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ खुशी से फूले ना समाना यानी अत्यंत खुशी पाना या बहुत ज्यादा खुश होना। बच्चों यह एक मुहावरा है। तो ये क्या है, एक मुहावरा है और इसका अर्थ है बहुत खुश होना। चलिए फिर क्या पूछ रहा है प्रश्न नंबर 2 में कि नीचे कुछ मुहावरों को चित्रात्मक रूप से दर्शाया गया है, यानी कुछ मुहावरे होते हैं उनको चित्र के रूप में दिखाया गया है। संकेत पेटी का प्रयोग करते हुए सही मुहावरे पहचान कर लिखिए तथा उनका वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। यानी यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं, उनके सामने हमें एक मुहावरा लिखना है इस संकेत पेटी में से देखकर। देखिए यहाँ पर कुछ ज्यादा मुहावरे लिखे हुए हैं, लेकिन हमें नीचे दिए गए चित्रों के हिसाब से ही सही मुहावरा इसमें से उठाकर यहाँ पर लिखना है। देखिए पहला चित्र क्या है, यहाँ पर एक बंदर बना हुआ है, उसके सामने क्या है, उसके सामने अदरक रखी हुई है। तो इनमें से कौन सा मुहावरा हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ये मुहावरा लिख लेंगे। अब आपको करना क्या है, इसका मतलब समझना है और इससे एक वाक्य भी बनाना है। देखिए बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप एक ऐसे इंसान को कुछ चीज अच्छी चीज समझा रहे हैं जिसको कुछ पता ही ना हो। ठीक है, किसी बेवकूफ को अगर आप कोई पाठ पढ़ाने जाओगे तो क्या होगा, बंदर क्या जाने अदरक का, मतलब ना तो उसको समझ में आएगा, उस उल्टा वो आपको बोलेगा कि आप पता नहीं क्या बोल रहे हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसका आप एक वाक्य भी लिख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, अरे तुम उस मूर्ख को गीता पढ़ने को दे रहे हो, जानते नहीं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। देखो यही कह रहा है कि एक मूर्ख को जब हम गीता पढ़ने को देते हैं तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हम बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उसको समझ में ही नहीं आएगी वो चीज। ठीक है, चलिए अगला मुहावरा देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, इस चित्र में ये एक बैल है, तो इससे कौन सा मुहावरा हो सकता है। ये देखिए कोल्हू का बैल। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कोल्हू का बैल यानी अत्यंत ही मेहनत करने वाला। ठीक है, तो आइए इसका एक वाक्य प्रयोग भी देख लेते हैं। रमेश, इतने पैसे को लेकर तुम कहाँ जाओगे, क्यों कोल्हू की बैल की तरह काम करते हो।
ठीक है, तो ये वही कह रहा है कि आप वो इतनी मेहनत कर रहा था इसलिए वो इसको कह रहा है कि इतने पैसे लेकर तुम कहाँ जाओगे। ठीक है, वो कोल्हू की बैल की तरह बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा था। तो ये वाक्य आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। चलिए अगला मुहावरा देखते हैं। फिर यहाँ पर एक चींटी बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है। ठीक है, तो ये मुहावरा तो हम सब ने लगभग सुना ही हुआ है। ये क्या है? एड़ी चोटी का जोर लगाना। यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, यानी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना। तो इसका वाक्य भी हम देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। मोहन को अपनी कक्षा में प्रथम आना था, इसके लिए उसने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाक्य बना सकते हैं, यानी अत्यधिक मेहनत करना। चलिए अगला मुहावरा देखते हैं। यहाँ इस चित्र में क्या है? ये एक ऊंट है। ठीक है, तो इसका मुहावरा कौन सा हो सकता है? ये देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा। ये हम यहाँ पर लिख लेंगे, ऊंट के मुंह में जीरा। तो चलिए इसका वाक्य प्रयोग भी देख लेते हैं कि इसका क्या वाक्य बन सकता है। ये देखिए, मेरे दोस्त को जिम में जाने का शौक है, लेकिन घर में उसकी भाभी उसे एक गिलास दूध से ज्यादा नहीं देती। अब इसे ही कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, यानी जितना उसको चाहिए उतना उसको मिल ही नहीं रहा है। जैसे ऊंट के मुंह में अगर आप एक जीरा रखोगे तो उसको पता थोड़ी चलेगा। ऊंट तो इतना बड़ा और जीरे का दाना इतना छोटा होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा करना कि भाई उसको पता ही ना चले कि भाई कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऊंट के मुंह में जीरा। तो ये वाक्य आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि भीखू भाई को नारियल पसंद था। आप अपनी कॉपी में अपनी पसंद के फल का चित्र बनाइए और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। आप नीचे लिखे संकेत शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है कि आपको अपनी पसंद का कोई फल यहाँ पर बनाना है, उसका चित्र बनाना है और उसके बारे में 3-4 वाक्य लिखने हैं। आप नीचे इन शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे मीठा, रंग, स्वाद, मौसमी, गुठली आदि इनका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जैसे एक आंसर मैंने बनाया है, तो जैसे यहाँ पर मैंने आम के बारे में लिखा है, तो आप पहले आम का चित्र बनाएंगे, फिर आप लिखेंगे कि यह एक आम है, यह स्वाद में मीठा होता है, मैं इसे गर्मी के मौसम में खाता हूँ, यह आमतौर पर पीले रंग का होता है, हम इसकी गुठली का इस्तेमाल करके एक नया आम का पेड़ भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल 3-4 लाइनें हम यहाँ पर लिख दी हैं। ठीक है, और क्या करना है आपको? इसके अलावा आपको अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका से पेज नंबर 45 और 135 भी करके देखना है। चलिए अब हम ईवीएस की वर्कशीट कर लेते हैं। तो अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 164 बी। ये हमारी ईवीएस की वर्कशीट होने वाली है 8 फरवरी 2021 की। जब बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज फिर से हम अपनी ईवीएस की टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से यूनिट 18 टू मच वाटर टू लिटिल वाटर, जो कि हमने पहले भी करी थी, ठीक है, उसमें से ये वर्कशीट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली कार्यपत्रिका में हमने जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। बच्चों आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं, यानी वो कौन कौन से काम हैं जिनसे जल दूषित होता है। ठीक है, ऐसी गतिविधियों को हम कैसे रोक सकते हैं ये भी हम देखेंगे। तो आइए पहला प्रश्न क्या है, आइए अब हम इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। नीचे कुछ गतिविधियां दी गई हैं जिनसे जल प्रदूषित हो रहा है। अब आप इन चित्रों को ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में लिखें कि यहाँ किस प्रकार की गतिविधि हो रही है और हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं 4 और यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है और उनसे क्या होता है कि उसमें जल प्रदूषण होता है। ठीक है, तो पहले चित्र में देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो नदी में क्या कर रहे हैं? कपड़े धो रहे हैं। दूसरे चित्र में क्या हो रहा है कि वो पानी में क्या डाल रहा है? कचरा डाल रहा है। तीसरे में क्या हो रहा है कि वो कारखानों का कचरा कहाँ डाल रहा है? नदी में, नालों में। और चौथे में क्या हो रहा है कि जो केमिकल होते हैं, रासायनिक जो पदार्थ होते हैं, उनको भी कहाँ डाल रहा है? तालाब में डाल रहा है। ठीक है, तो इन 4 चित्रों में क्या हो रहा है? अलग अलग तरीके से पानी को प्रदूषित किया जा रहा है। तो यही हम अपने आंसर में लिख लेंगे। तो इस तरीके से आप ये अपना आंसर लिख सकते हैं कि पहले चित्र में क्या हो रहा है कि आप गंदे कपड़े धो रहे हैं। दूसरे चित्र में क्या हो रहा है कि आप घर का कूड़ा पानी में डाल रहे हैं। तीसरे चित्र में क्या हो रहा है कि जो कारखानों का जो कूड़ा आता है वो आप डाल रहे हैं। चौथे में जैसे कोई रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे केमिकल वगैरह होते हैं, फैक्ट्री से आते हैं, वो भी आप पानी में डाल रहे हैं। तो इस तरीके से पानी में क्या होता है? पानी में प्रदूषण फैलता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम जान चुके हैं कि जल प्रदूषित कैसे होता है, लेकिन क्या आप जानते हो कि दूषित जल के बहुत से दुष्प्रभाव होते हैं। जैसे दूषित जल पीने से बहुत से रोग हो सकते हैं, यानी खराब पानी पीने से क्या होगा? बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे डायरिया अर्थात अतिसार। ठीक है, यह रोग दूषित भोजन खाने से अथवा दूषित जल पीने के कारण होता है। इसमें रोगी को लूज मोशन के कारण बार बार शौचालय जाना पड़ता है, सिर दर्द होता है व शरीर में थकान भी महसूस होती है।
तथा शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो एक यहाँ पे उसने बीमारी बताई है, यदि आप खराब खाना या खराब पानी पी लेते हो तो आपको क्या हो सकता है, डायरिया होता है। इसमें क्या हो जाता है, आपको लूज मोशन लग जाते हैं, आपका पेट खराब हो जाता है, बार बार आपको बाथरूम जाना पड़ता है, और सिर दर्द भी हो जाता है, और शरीर में थकान भी महसूस होती है। और इससे क्या होता है कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है। आइए डायरिया रोग के बारे में और अधिक जानने के लिए रिंकू की कहानी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर रिंकू की कहानी बताई है। ठीक है, 2 दिन से रिंकू को हल्का बुखार और शरीर में कमजोरी लग रही थी। वह बार बार शौच भी जा रहा था। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर को सारी परेशानी बताई। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि रिंकू को डायरिया यानी अतिसार हुआ है। डॉक्टर ने माँ को समझाया कि रिंकू को ORS दें, और यदि ORS उपलब्ध नहीं है तो नमक चीनी का घोल बनाकर पिलाती रहें और बिल्कुल हल्का खाना दें। इससे रिंकू की तबीयत में सुधार आ जाएगा और वह अच्छा महसूस करने लगेगा। माँ ने रिंकू को डॉक्टर के निर्देशानुसार नमक चीनी का घोल पिलाया और उसे हल्का खाना दिया। अभी रिंकू अच्छा महसूस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है कि जब अगर किसी को डायरिया हो जाता है तो या तो उसको ORS का घोल पिलाओ या नमक चीनी का घोल पिलाओ। ठीक है, चलिए फिर क्या है दूसरा प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर वो लिख रहा है कि आइए बच्चों, कहानी पढ़ने के बाद अब हम इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर नीचे 4 प्रश्न है, चारों के उत्तर इस ऊपर दिए गए कहानी में ही है। मैं आपको यहीं से ये आंसर दिखाने वाला हूँ और ये भी बताऊंगा कैसे लिखना है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, रिंकू को कौन सा रोग हुआ। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है कि रिंकू को डायरिया यानी अतिसार हुआ है। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा सवाल क्या है कि इस रोग के क्या लक्षण हैं। देखो लक्षण पूछ रहे, लक्षण का मतलब क्या होता है कि जो आपके शरीर में बदलाव आते हैं, जो आप चीजें देख सकते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, लक्षण बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए कि 2 दिन से हल्का बुखार, ठीक है, शरीर में कमजोरी और बार बार शौच भी जाना। तो ये क्या है, ये इसके लक्षण हैं। चलिए तीसरा क्या है, तीसरा सवाल है कि यह रोग होने पर रोगी को क्या देना चाहिए। कि यह रोग होने पर देखिए यहाँ पर डॉक्टर ने बताया था कि ORS दें। ठीक है, और यदि ORS उपलब्ध नहीं है तो नमक चीनी का घोल बनाकर, ठीक है, उसको पिलाना है। तो ये हमारा तीसरे का आंसर हो गया। फिर क्या है, चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल ये है कि माँ ने रिंकू को किस चीज का घोल बनाकर दिया। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि माँ ने रिंकू को डॉक्टर के निर्देशानुसार नमक चीनी का घोल पिलाया। ठीक है, तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। चारों आंसर हमारे इसी कहानी में थे, चारों आंसर मैंने आपको इसी कहानी से बता दिए हैं। यही लाइनें आपको अपने आंसर में लिखनी है। ठीक है, और क्या करना है आपको, इसके साथ साथ आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका से पेज नंबर 118 और 119 भी करना है। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।